हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को सीरियसली कर रहे होंगे और साथ के साथ आप ये 45 डेज क्रैश कोर्स को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर रहने वाला है। इसमें हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग को जानेंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर उसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में जानेंगे कि कैसे ये थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने में, उसको हल करने में। फिर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे कि कौन कौन से जब हम क्वेश्चंस दिया गया है या हमारे पास एक फंक्शन है तो किस स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें कि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस हो वो काफी फास्ट हो जाए और काफी इफेक्टिव हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या उसका मीनिंग है। तो आपने जाना होगा, आपको पता ही है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका एक कर्व होता है, हमारे पास x और y प्लेन होते हैं। तो जब भी हमारे पास a to b fx dx आता है, ये क्या होता है आपको पता ही है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ ये लिखते हैं, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ लिमिट लगा देते हैं। और वो लिमिट क्या हमें बताती है कि ये मान लीजिए x हमारा a से x हमारा b तक वेरी कर रहा है और हमारा ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमें क्या बताएगा, ज्योमेट्रिकली अगर देखें तो ये हमें ये जो पार्ट मिला है, ये जो एरिया है, ये जो शेडेड पार्ट है, फंक्शन और a और b और x एक्सिस के बीच में ये जो रेड कलर का पार्ट बना हुआ है, ये जो शेडेड एरिया जो है वो हमें किससे मिलता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx से हमें मिलता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि इंटीग्रेशन अगर a से b fx dx है तो उसका हम मीनिंग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमें क्या देता है, एक एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व fx एंड फंक्शन fx एंड x एक्सिस। ओके, तो इस टॉपिक को हम के एरिया अंडर द कर्व वाले टॉपिक को और डीप से जानेंगे, जो कि एक अलग सा टॉपिक होता है। वो कौन सा टॉपिक होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा मेनली फोकस रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम इसको जो एरिया अंडर द कर्व वाला टॉपिक है उसको और डीप में जाके पढ़ेंगे अलग से। तो आज के इस टॉपिक के लिए तो इतना ही कि क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, कैसे हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको ज्योमेट्रिकली कैसे मीनिंग निकाल सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक पे इतना ही, क्योंकि हम इसे अब डीप में आगे पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में। ओके, तो जो हमारा मेन अब जो वो रहेगा जिसे हमें सीखना है वो है हम कौन कौन सी ऐसी थ्योरम्स है जिसे हम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करें तो वो इजीली सॉल्व हो जाए, और या फिर हमारी जो प्रोसेस है वो लेंथी ना रह के बड़ी ही छोटी प्रोसेस आ जाए। तो वही हम जानेंगे कि कैसी कैसी वो थ्योरम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो पहली जो थ्योरम निकल के आती है वो आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट में हम जानेंगे, पहले पार्ट में ये स्टेटमेंट है, बड़ा ही सिंपल सीधा स्टेटमेंट दिया गया है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx हम लिख सकते हैं कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a। अब यहाँ स्मॉल f तो हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, स्मॉल fx। अब यहाँ कैपिटल fx fb माइनस fa क्या है, कैपिटल। तो ये हमें ये क्या होता है, तो जो कैपिटल F होता है वो हमारा एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। अब एंटी डेरिवेटिव है किसका, एंटी डेरिवेटिव है ऑफ स्मॉल fx का। इसका मतलब कि f, अगर मैं कैपिटल F को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूं तो मेरा क्या आएगा, स्मॉल fx आना चाहिए। तो ये रिलेशन होता है। तो हमारे पास क्या है, fx होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और वो किस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो होना चाहिए क्लोज्ड a एंड b। अब ये प्रॉपर्टी बहुत काम की प्रॉपर्टी है। वो कैसे प्रॉपर्टी काम की है कि आपने देखा होगा कभी, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है कि फाइनाइट इंटीग्रेशन में हम कभी कभी क्या करते हैं, a to b को हम कभी कभी ऐसे लिखते हैं a to c, c to
बी। अगर आपने नहीं देखा तो आप नेक्स्ट जब प्रॉपर्टीज पे आएंगे हम तो आप ये देखेंगे, तो इसका जो सीधा सीधा रिलेशन मिलता है, सीधा सीधा जो लॉजिक निकल के आता है वो यहीं से निकल के आता है। क्यों निकल के आता है? अगर ये हम सिर्फ तब करते हैं जब सी पॉइंट पर जो हमारा एफ एक्स है वो क्या हो, वो डिसकंटिन्यूअस हो। ओके, तो तब जाके हम, और क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है कि हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए और बी में कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि एफ एक्स सिर्फ सी पॉइंट पर ही क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बाकी में कॉन्टिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, उसको दो इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जो कि पहला ए से सी हो जाता है, जो कि हम लिखते हैं ए से सी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरवल में हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है हम उसको यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इसकी कंडीशन है कि जो हमारा एफ एक्स होगा वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, वरना हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम ए से बी लेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होगी, तो ना ही हम आगे इस कंडीशन जो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ में आया आपको कि कब, तो ये कंडीशन कितनी ही महत्वपूर्ण कंडीशन है कि इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ना हो तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन होगी तब यूज कर पाएंगे। तो ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 का ये स्टेटमेंट। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था 2023 में मेंस में, क्या था कि 0 से अल्फा t50 1 - t dt। बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो आप ट्राई करिएगा जीपी का वो करने की, जीपी का यूज करने की। जो यहाँ जो ट्रिक है वो क्या है, जीपी हम किसी भी तरीके से यूज कर ले। अब वो कैसे कर सकते, देखिए इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - t50 - 1 + 1/1 - t। इजी, सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूं किसमें, 1/1 - t - 1 - t 50/1 - t। इजी। अब मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूं। ओके, लग गया इंटीग्रेशन। अब मैं इनकी लिमिट लगा देता हूं। ओके, अब हमको पता है, क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 - t dt क्या होता है, माइनस ऑफ log 1 - t ये होता है। तो मैं इसको तो बड़े ही आसानी से लिख सकता हूं 1 - t 0 to 1। ये तो प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ln - ln 1 - t। ओके, अब इसका क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर आप ध्यान दें, अगर इसको आप देखें ध्यान से, तो 1 - t 50/1 - t ये क्या है, ये कैसा एक्सप्रेशन है? अब यहाँ पे आपको एक जीपी दिख रही होगी, वो ये क्या होता है, 1 + t + t² + t49, ये जीपी है। तो अब हम इसको रिप्लेस करके अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन बराबर होगा इस वाले के, और मुझे पता है कि ये तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ कर सकता हूं। इसका क्या है, t प्लस इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 t + t² + t³/3 t 50/50 हो गया। कितनी इजीली हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे कि ये मेरा होगा माइनस ऑफ ln 1 - 1, जो कि हमारा क्या होता है, ln 1 - 1। तो हम इसको
लिख सकते हैं, सॉरी ये है अल्फा, तो माइनस ln 1 माइनस अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस ln 1 माइनस 0, ln 0 क्या होता है हमारा 0 रहता है, ठीक है, तो ln क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम और लिख सकते हैं, जो कि क्या आएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा 1 0 से अल्फा t50 1 माइनस t dt, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब बाय 2 3 प्लस ऐसे अल्फा 50 बाय 50 प्लस ln 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको हमने, जो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से बड़े ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया, जो कि ये आया, समझ में आया। तो ये काफी इजी था, बस हमको क्या ध्यान देना था कि हमको किसी भी तरीके से जीपी का यूज करना था, और वो तो हमने कितनी ही आसानी से जीपी का यूज कर लिया, जिससे कि हमारा ये आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम को। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और जो हमारा कैपिटल एफ एक्स है वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा स्मॉल एफ एक्स का। ओके चलो, तो हम जब फाइनाइट इंटीग्रेशन करेंगे ए से एक्स एफ टी डी टी का, फिर उसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, एफ एक्स आएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, बहुत ही सिंपल है। हमको क्या पता है, कैपिटल एफ एक्स हमारा क्या है, एफ डैश एक्स स्मॉल ये है। हमको पता है ए एक्स स्मॉल एफ टी डी टी। फर्स्ट थ्योरम से क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है उससे आएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है कोई f ऑफ ए, ये कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, लेकिन ये क्या है, ये तो कोई फंक्शन है x का, तो ये क्या होगा f प्राइम x, जो कि हमारा क्या है f ऑफ x। तो ये था सिंपल सा छोटा सा लॉजिक, जो कि ये स्टेटमेंट को दिखाता है कि हाँ ये ट्रू है, ठीक है। आते हैं आगे देखते हैं। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज हो रही है। तो देखिए करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 0 से 1 2x प्लस 0 to 1 k इज इक्वल्स टू 0। फिर कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देना है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 प्लस के एक्स 0 to 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम वैल्यू डालेंगे, तो ये क्या, 1 क्यूब इज 1, 0 क्यूब इज 0, प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0, प्लस when x is 1, जब हमारे पास x 1 होगा तो ये क्या आएगा, जब x 0 होगा तो इस वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, k की वैल्यू है -2। तो ये तो था बड़ा ही इजी क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज को डिस्कस। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये होती है काफी, इन प्रॉपर्टीज को आप बड़े ही ध्यान से देखिए कि कब हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आप ये नहीं पता कर सकते तो आपको जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत ही परेशानी आएगी, बहुत ही आप या तो बहुत लेंथी प्रोसेस में चले जाएंगे, या आपका टाइम जो एग्जाम में है जो बचना चाहिए वो व्यर्थ जाएगा। तो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से b एफ टी डी टी बराबर होता है a से b एफ यू डी यू।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई नाम में क्या रखा है। इसका जो मतलब है वो है नाम में क्या रखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात हुई कि नाम में क्या रखा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ इंटीग्रेशन कहना चाह रहा है कि भाई साहब आप मेरे को यहाँ पे x लिख दीजिए, मेरे को यहाँ पे t लिख दीजिए, मेरे को यहाँ पे u लिख दीजिए, मेरे को यहाँ पे आपका जो मन कर रहा है वैसा वेरिएबल लिख दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मेरे को वैसा ही वेरिएबल रख दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जो नाम देना है आप दे दीजिए, लेकिन जो मैं आंसर दूंगा वो तो मेरा सेम ही दूंगा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि नाम में क्या रखा है। तो समझ आया? तो एक एग्जांपल से देखिए कि अगर मान लीजिए 0 से 1 x स्क्वायर dx को इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x क्यूब बाई 3। लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां जा रहे हैं? 0 से 1, 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, जो कि क्या होता है 1 बाई 3। अब ठीक है, अगर इसी को आप t रख दें x को, तब क्या होगा? सेम t क्यूब बाई 3, 0 से 1, सिर्फ x की वैल्यू ही, x को हमने t ही तो रखा है, बाकी तो कुछ नहीं बदला, बाकी तो हमारा सेम ये आएगा 1 बाई 3। ऐसे ही अगर मैं u रख दूं, v रख दूं, t रख दूं, z रख दूं, कुछ भी रख दूं, तो जो मेरी जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा, वो तो मेरा हमेशा सेम रहेगा। तो वही ये प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b ft dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b fu du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b f, जो भी आपका मन है, जो भी वेरिएबल रखना है रख दो, तो नाम में क्या ही रखा है। तो समझ में आया ये प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल भी दिया। आगे चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है हमसे, क्या कहती है कि भाई साहब कि हमारे पास एक फाइनाइट जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अगर आप उसके लिमिट इंटरचेंज कर दें, मतलब a से b दिया हुआ है, अगर हम b से a कर दें, तो आप एक और चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप लिमिट बदल दें तो आप माइनस साइन का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? सिर्फ माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इतनी सी ये बात कह रहा है कि आपने भाई 2 आदमी तो बदल दिए, अब उन 2 आदमी से बदलने से तो मेरे पे तो गलत प्रभाव पड़ा, गलत मतलब नेगेटिव, तो इसीलिए ये नेगेटिव आ गया। अब इसका मैथमेटिकल लॉजिक समझते हैं कि हमको पता है a से b fx dx हम लिख सकते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a, फर्स्ट फंडामेंटल से आगे हमारा। अब अगर मैं ये करना चाहूं f ऑफ a माइनस f ऑफ b, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं दूसरी भाषा में लिखना चाहूं तो कितने सिंपल तरीकों से ये कहना चाह रहा है कि लिमिट b से a f ऑफ t dt लिखा हुआ है, जो कि सेम है। अब यहाँ मैं t लिखूं या मैं x कर दूं, पिछली प्रॉपर्टी ने मेरे से यही बोला था कि नाम में क्या रखा है, तो ये सेम है। तो हमारी ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये भी एक छोटा सा लॉजिक प्रूफ निकल के आ गया कि हाँ, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल होता है माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx के। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी भी काफी यूज होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप कि कितना ये प्रॉपर्टी यूजफुल रहती है। हेलो अंकित मीना, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप ये जो 45 क्रैश कोर्स चल रहा है आप उसे रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो कौन से क्लास में हैं आप बताइए, कमेंट करिए। सर डीटी तो लगाओ, सॉरी अगर मैंने कहीं डीटी मिस कर दिया हो तो, बट एग्जाम के पर्पज से तो आपको जो फाइनली क्या मिलना चाहिए? आंसर मिलना चाहिए। मानता हूं जो एक फॉर्मल प्रूफ होता है, फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग होता है, वो मैंने नहीं कर पाया, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो हमारा एग्जाम में
क्या जरूरी है? आंसर आना जरूरी है, और आंसर आने से ज्यादा जरूरी है सही आंसर आना जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब आते हैं हम प्रॉपर्टी 3 पे। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a से b fx dx है, ये इस प्रॉपर्टी को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। ये जो मैं पहले बोल रहा था कि जो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होती है उसे लगाने के लिए हमारे पास fx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन दिस इंटरवल। ये जो इंटरवल है इसमें क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ओके, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि fx जो है हमारा या तो पीसवाइज फंक्शन है। अब पीसवाइज फंक्शन जब कोई डिफाइन करता है तो मेनली एक पॉइंट होता है या उससे ज्यादा, एक से ज्यादा डिस्क्रीट पॉइंट हो सकते हैं जहां पर हम क्या करें, जहां पर हम फंक्शन को एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिखा दें। ज्यादातर यही होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को वहां यूज किया जाता है, क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि अब हम क्या करें, अगर मान लीजिए a और b के बीच में कोई एक c पॉइंट है, वहां पर डिसकंटिन्यूअस आ गया एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मान लीजिए एक पॉइंट पे आ गया, तब क्या कर सकते हैं? तब ये प्रॉपर्टी बड़ी ही काम आती है। क्यों काम आती है? क्योंकि हमें चाहिए ही होता है कि जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम अगर मुझे लगानी है तो मेरा fx जो होगा वो क्लोज्ड इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन जैसा कि जब क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको, जो पीसवाइज फंक्शन है या उस पॉइंट पे एक कोई भी डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तब उसके लिए, क्योंकि फिर तो वो क्लोज्ड इंटरवल a से b में वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे कि a से c ले लेंगे क्लोज्ड इंटरवल, और a c से b ले लेंगे। तब अगर इस इंटरवल में चेक करेंगे फंक्शन को तो वो क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस आएगा, और इस इंटरवल में करेंगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। तब हम जाके ये प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन a से b पूरे इंटरवल पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसे हम a से लेकर c तक कर सकते हैं, फिर प्लस c से लेकर b तक कर सकते हैं। कितना ही आसान है। इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो ये कह रहा है कि हमारा है कर्व, ये हमारा a, ये हमारा a, ये हमारा b, और मान लीजिए यहां पे है एक डिसकंटिन्यूटी, ये रही, ये है c पे क्या है? हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये है c। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पूरा एरिया, जिसको हमने क्या कर दिया, इसका क्या मतलब है, यह है a से c तक जो एरिया है वो देगा, फिर हम इसका क्या मतलब है, c से लेके b तक का जो एरिया होगा वो देगा। जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा एरिया मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, a से b fx dx। समझ आया? एक एग्जांपल देखिए, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है कि कैसे कब ये यूज होता है। अगर 0 to 3 मान लीजिए और मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है x-1 x-2 dx। अब जब भी मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है इसका मतलब हमारा ये एक पीस वाइज फंक्शन हो गया। तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन किस इंटरवल में कैसा दिखेगा। तो अगर आप देखें कि 0 to 1 अगर करूंगा तो मेरे पास x-1 x-2 जो आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? बताओ, कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल है। अगर x मेरा 1 से छोटा है, x यहाँ पे क्या है, x अगर देखें dx मतलब x मेरा 0 to 1 लेके चल रहा हूं मैं, तो 0 to 1 में ये वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा 1 से छोटी होगी। तो 0 to 1 में मैं कोई सी भी वैल्यू डालूं और -1 करूं तो मेरा ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा बताइए, ये भी क्या आएगा, एक नेगेटिव ही होगा, जो कि पूरी मिलके क्या बन जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, जो कि आएगा एक पॉजिटिव। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये एक मेरा क्या होगा, ये x-1 x-2 ही लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, x होती है जब x पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तो क्या होती है, -x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया था, ये पॉजिटिव निकल के आया था, पॉजिटिव निकल के आया था। तो हमने क्या कर दिया, ये एज इट इज पॉजिटिव में ही लिख दिया, जिसका क्या मतलब होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ये हो गया। अब ये तो 0 से 1 इंटरवल के लिए हुआ है, हमें तो 0 2 3 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब 1 से 2 तक जाएंगे। अब 1 से 2 तक क्या होगा बताइए। अब 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए, अब 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 1 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन 2 से छोटा है ये नेगेटिव आ गया। तो टोटल जो आएगा ये हो गया पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो हमारा क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये बन गया माइनस, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी मॉडुलस फंक्शन की। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा कि जब इंटीग्रेशन 2 से 3 होगा, यही बचा। 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 जाना बाकी है, तो हम अपना जो इंटरवल है 0 से 3 पूरा कवर कर लेंगे। तो अब क्या हो गया, इसमें क्या आएगा, अब हमारा जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े के लिए x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही यूज होगा। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। अब ये तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही इजी है आपके लिए, तो आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करिए, जो कि अब आसानी से लग जाएगी, और इन सब का एडिशन कर दीजिए और आपका आंसर आपके पास होगा। ओके, तो ये तो रहा इजी सा। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन है पीस वाइज का, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, क्या मैं इंटीग्रेशन 1 to 4 दिया हुआ है, fx dx दिया हुआ है, पहले से ही बता रखा है कि जो 1 से 2 इंटरवल है वहां पर तो हमारा फंक्शन 2x प्लस जो हमारा 1 से 4 fx dx दिया हुआ है, जिसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1 से 2, क्योंकि मेरा इंटरवल 1 से 2 में जो fx मानना है वो कैसा मानना है, 2x प्लस 8 मानना है, जो कि मेरे को दिया हुआ है इस इंटरवल में। प्लस अब 2 से 4 ये भी मेरे पास दिया हुआ है कि 2 से 4 जो अगर x होगा तब मैं फंक्शन को 6x मानूंगा। तो ये भी, अब जो मेरा मेन इंटीग्रेशन था, जो मेरा मेन डेफिनेट इंटीग्रेशन था 1 to 4 fx dx में वो मेरा प्रॉपर्टी से 2 इंटीग्रेशन में डिवाइड हो गया, एक तो 1 से 2 इंटरवल के ऊपर और एक 2 से 4 इंटरवल के ऊपर। अब इसका इंटीग्रेशन हर कोई कर सकता है, बहुत ही इजी है। तो ये भी मैं आप पर छोड़ता हूं कि ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। चलिए आगे देखते हैं अगर, ठीक है। तो ये तो थे इजी क्वेश्चन। अब आते हैं कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कैसे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो ना तो हमें पीस वाइज दे रखा और ना हमें लग रहा कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आप अच्छे से समझिए, पीस वाइज ही फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका यूज हो रहा है इसमें। अब जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज होता है उसका कहीं ना कहीं सेंस जो मिलता है वो पीस वाइज से ही जाके मिलता है। अब देखिए कैसे, अगर आप गौर से देखें कि e रेज टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब, हमारे पास x किस इंटरवल से किस इंटरवल पे है, किस पॉइंट से किस पॉइंट पे, मतलब क्या इंटरवल है, -1 से 1, मतलब x -1 से 1 के बीच में है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर मेरा x अगर x -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 मान लीजिए -0.5, तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा -0.5 होल क्यूब, वो क्या आएगा, वो -1 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें कि x मेरा -1 से 0 के बीच में है, अगर मैं क्यूब लगा दूं तो -1 क्यूब लेस देन x क्यूब लेस देन 0, जो कि क्या है -1, x क्यूब भी मेरा किसके बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया। और मेरे को पता है जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि e-1 समझ आया। अब ये तो हो गया। अगर मेरा x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, अब बताइए जब भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मेरा x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है और उसका मैं क्यूब कर दूं, वो भी मेरा क्या ही होगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। मान लीजिए 0.0001 है, अगर इसका मैं क्यूब कर दूं तो ये भी क्या आएगा, 0.00000001 आ जाएगा। सिंपल, आ गया। तो ये भी इसके बीच में रहेगा। जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जो कि क्या होगा, e0, जो कि क्या होता है, 1। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं? इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं -1 से 0 x²। जब -1 से 0 है, जब -1 से 0 है तो मैं फंक्शन ये लूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, e-1 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 x²। और जब मेरा 0 से 1 के बीच में इंटरवल है तो मैं 1 आएगा मेरा, ठीक है। तो मैं उसे यूज करूंगा, जो कि बन गया ये। अब इसको इवेल्युएट करना कितना सिंपल है, ये क्या होगा, x³ 3e -1 to 0 प्लस x³ 3 0 to 1। अब जब इसको आगे इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको इवेल्युएट करने पे क्या आता है, 1/3e प्लस 1/3, जो कि क्या है 1 + e/3e, 1 + e, जो कि क्या हुआ 1 + e 3e। तो कितना ही इजी था। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा फंक्शन पीस वाइज दिख रहा हो या कहीं एक पॉइंट पे या एक से ज्यादा डिस्क्रीट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस आ रहा हो, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या प्रॉपर्टीज है। अब आए हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5। अब ये क्या कहती है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हो 0 to a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, fx dx, तब हम उसको जो अलग तरीके से देख सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to a, लिमिट तो सेम ही रहेगी, 0 से a जा रही है, लेकिन जो हमारा फंक्शन में जो अब इनपुट जा रहा है वो a - x जाएगा। अब ये कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी काफी अजीब है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, कि कैसे ये किसी भी एक टफ क्वेश्चन को कितना इजीली हैंडल कर सकती है, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि ये दो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है कि नहीं है। अब इन्हें समझने के लिए बहुत ही बहुत ही आसान सा लॉजिक है कि आप राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड जो कि हमारी 0 to a f(a - x dx)। सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, जैसा कि आपने इंटीग्रेशन में सीखा होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करूंगा मैं, a - x = t। तो मेरा जो dt आएगा वो क्या आएगा, -dx आ गया। तो यहाँ पे मैं वो चीज रिप्लेस कर दूंगा। अब रिप्लेस कर दूं तो मेरा क्या आएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये dt आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ft। अब एक और चीज का ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिमिट्स 0 to a नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि x मेरा a से 0 से a जा रहा है, लेकिन t मेरा 0 से a नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? देखिए x अगर मेरा 0 है, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं x को 0 डाल दूं, x 0 है, x 0, तो t मेरा क्या आएगा, t मेरा a आएगा, ठीक है। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो उस केस में आप लिमिट्स का बड़ा ही ध्यान रखिए कि आप जो लिमिट दी हुई है पहले से वो ही आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिमिट्स को जो सब्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमारा x 0 है, तो x 0 कब रह सकता है, जब t को हम a ले, तो t a हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब अगर x a है तो x a है, a - a, तो t क्या आ जाएगा, उस केस में मेरा t आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। तो ये मेरा क्या बन गया, एक दूसरा
सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन आया ये आ गया। अब एक प्रॉपर्टी याद करिए कि a टू b एफ टी डी टी बराबर होता है माइनस b टू a के। याद आया? एफ टी डी टी के याद आया कि जब भी अगर इन दोनों की पोजीशन हम ऊपर नीचे कर दें तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे माइनस है a, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू a ऊपर नीचे कर दिया, तो अब मैं एक एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और एक माइनस पहले से ही है तो दोनों माइनस मेरा प्लस दे देंगे, तो जो कि बन जाएगा एफ टी डी टी। ठीक है, अब नाम में क्या रखा है, x लगाऊं या t लगाऊं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और यही हमें क्या दे रखा है, यही हमें हमारा प्रॉपर्टी 4 दे रखा है। समझ आया कि कैसे ये प्रॉपर्टीज कितनी यूजफुल हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी 5 को। ये प्रॉपर्टीज आप, ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको एकदम याद कर लीजिए, एकदम भूलने ना पाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इतनी यूजफुल हैं कि बिना इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना, डील कर पाना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं। प्रॉपर्टी 5 कहते हैं, अब ये जो प्रॉपर्टी 4 थी, ये एक कह सकते हैं आप स्पेशल केस था प्रॉपर्टी 5 का। प्रॉपर्टी 5 क्या है, जनरल केस है। कैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक इंटरवल a से b, अब a से b कोई भी इंटरवल है, यहाँ पे हमने क्या करा था, 0 से a, एक जो लिमिट थी वो फिक्स कर दी थी 0 टू a। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि a और b कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे a को 0 लगा दूं, अगर आप इसमें देखें, अगर मेरा a 0 हो गया तो 0 टू b एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू b एफ 0 प्लस b क्या हो गया, b माइनस एक्स डी एक्स। तो आप देखिए कि ये वाली प्रॉपर्टी 4 ही है, वहां पे a है, यहाँ पे b है और कुछ नहीं। तो जो प्रॉपर्टी 4 है वो प्रॉपर्टी 5 का क्या है, एक स्पेशल केस है। और प्रॉपर्टी 5 क्या है, प्रॉपर्टी 5 ही एक जनरल केस है जिसको आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो इसका प्रूफ कह लीजिए, एक छोटा सा लॉजिक कह लीजिए, छोटी से, जिससे कि आपको ये याद रह पाए और कोई डाउट ना हो कि हाँ ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल क्यों है। तो देखते हैं, सेम इसमें भी हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल सा है कि a प्लस बी माइनस एक्स हमारा t है, तो जिससे हमें क्या आएगा, माइनस डी टी डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस डी टी डी एक्स हो गया तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी माइनस आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब लिमिट का हमें ध्यान रखना है, जब हमारा x a है तो t हमारा क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। जब हमारा x a है, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी, जब x a है तो x को मैंने डाल दिया a, तो ये a से a कैंसिल, तो t क्या आ गया मेरा, t आ जाएगा b। t क्या आ गया, t आ गया b, तो मेरी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी b। अब ठीक है, अब अगर x मेरा b है तो ये b से b कैंसिल, तो अब मेरी अपर लिमिट आएगी वो क्या आएगी, a। ठीक है, तो मैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, जिसे मैं लिख दूंगा a टू b, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक माइनस पहले से ही है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ टी डी टी। अब नाम में क्या रखा है, t लगाऊं या x लगाऊं, तो मेरा क्या ही जा रहा है, ये फिर से हमने क्या कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया। क्लियर। अब ये जो 5 प्रॉपर्टी है, देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन भी देखेंगे तो कितने टफ क्वेश्चंस को कितनी इजीली सॉल्व कर देता है। अब 5 प्रॉपर्टी से आप प्रॉपर्टी 4 भी ला सकते हैं, और प्रॉपर्टी 5 से आप ये भी देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप सिर्फ इसको याद रखिए, मैं इसका छोटा सा प्रूफ या लॉजिक दे देता हूं, जिससे कि आपको ये भी ना रहे कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल क्यों है। इसको भी देखते हैं। ओके, तो ये कैसा है देखते हैं, शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब मेरा आई मतलब कोई भी एक, मैं जो मेरा ये जो फाइनाइट इंटीग्रेशन है, ये एक फाइनाइट इंटीग्रेशन है, ये जो वैल्यू आएगी कोई एक नंबर आएगा, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, आई बोल दिया। a टू b एफ एक्स एफ ऑफ एक्स
प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब x की जगह यहां देखिए, अगर x की जगह मैं ये प्लस ये माइनस एक्स कर दूं तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं प्रॉपर्टी 5 को यूज कर रहा हूं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, अब मैं प्रॉपर्टी 5 यूज कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? यहां से यहां तक प्रॉपर्टी 5। अब प्रॉपर्टी 5 कहती है कि ये अगर मेरे पास है तो मैं x की जगह लिमिट्स को, जो मेरी लोअर और अपर लिमिट्स हैं, उनको सम कर दूं और माइनस एक्स कर दूं तो दोनों इक्वल रहते हैं। a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f a प्लस बी माइनस एक्स प्लस f a प्लस बी माइनस a, x की जगह क्या यूज कर रहा हूं? a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये क्या आएगा? ये माइनस ए होगा, ये माइनस बी आएगा, माइनस ए माइनस बी और ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि मेरा क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स बचेगा। अब एफ एक्स आ गया, यहाँ क्या है? डी एक्स। तो ये भी आई के इक्वल है और ये भी क्या है? आई के इक्वल है। अब दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर लेता हूं क्योंकि ये भी आई के इक्वल है और ये भी। तो ये 2i हो गया और 2i क्या है? इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, ये dx। तो इज इक्वल्स टू, आप मेरे को पता है इंटीग्रेशन में जब भी a टू b प्लस a टू b होता है और यहाँ पे कोई मान लीजिए एफ एक्स है और यहाँ पे कोई जी एक्स है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन a टू b जी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो सेम लॉजिक यहाँ पे मैं यूज करूंगा, जिससे मेरा क्या आएगा? जिससे मेरा इंटीग्रेशन a टू b जब मैं ऐड करूंगा तो एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये आ गया dx। अब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं? सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो कि मेरे को क्या देंगे? a टू b dx। और मेरे को पता है यहाँ पे 1 है, तो मेरा ये इंटीग्रेशन क्या आएगा? x लिमिट a टू b, जो कि मैंने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से क्या आएगा? b माइनस a, तो ये आ गया b माइनस a। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? i, तो i इज इक्वल्स टू क्या आया? b माइनस a। तो i जो है वो क्या आएगा? b माइनस 2a, और i ही क्या था मेरा? i मेरा था इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो मेरे पास क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई, ये प्रॉपर्टी निकल के आ गई, जो कि क्या थी? प्रॉपर्टी 5 का ही एप्लीकेशन था। तो देखा कैसे हमने इसे फास्टली प्रूफ कर लिया, देख लिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कितने कैसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जो दिखते डिफिकल्ट है लेकिन इन प्रॉपर्टीज से वो बहुत ही इजी पड़ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे मान लीजिए ये कोई दे देता इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, और बोलता कि ये फाइंड करिए ये वैल्यू क्या है, तो आप सोच में पड़ जाते कि यहाँ एन है तो इन जनरल फाइंड करना है हमें, साइन है कॉस है, तो काफी डिफिकल्टी वाला आपको ये क्वेश्चन लगता है। वहीं पे अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करते, अब वो कैसे करेंगे? सिंपल, मेरा जो स्मॉल एफ एक्स है वो क्या है? साइन रेज टू द पावर एन एक्स साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स। ओके, अब अगर मैं करूं एफ, मेरी लिमिट क्या है? 0 टू पाई बाई 2। अगर प्रॉपर्टी 4 याद करें तो मैं क्या करूं? पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों मेरे इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे।
तो अब देखते हैं कि ये मेरा आई है और ये भी फिर मेरा क्या होगा, आई ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो अब अगर मैं हर x की जगह π/2 - x यूज करूंगा तो मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा sin पावर n π/2 - x अपॉन sin n π/2 - x प्लस cos पावर n π/2 - x। और अगर आपको याद है, क्या याद है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमारे पास था π/2 - x, जो कि क्या है, ये है 90 - x। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है, याद करिए, पहले तो ये बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ जाएगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमारे कॉस ऑल जो आइडेंटिटीज होती, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या रहती हैं, कॉस साइन टेन सारे पॉजिटिव रहते हैं। और ये अनचेंज, सॉरी ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। जब भी 90 माइनस थीटा हम करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास आता है साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होल पावर n है, होल पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये। तो सिमिलरली हम साइन के लिए कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस एक्स, हमारे पास क्या आता है, कॉस एक्स। ओके, कॉस एक्स। तो यहाँ रेज पावर n। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको कॉस कर देंगे, इसको रिप्लेस और ये रिप्लेस। तो यहाँ कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। अब दोनों ही वैल्यू मेरी क्या है, ये भी आई है, ये भी आई है। अब मैं दोनों आई को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन आया है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो आएगी 2i। ओके, और जो मेरी राइट हैंड साइड है वो क्या आएगी मेरी, 0 to π/2। अगर क्योंकि डिनोमिनेटर आप देखें दोनों का तो सेम है, और न्यूमरेटर में साइन पावर n x प्लस कॉस पावर n x हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मिलके दोनों सेम बनाएंगे, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो कि हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, जो कि क्या आएगा, अगर मैं डायरेक्टली यूज करूं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम को, तो π/2। ओके, तो आ गया मेरा। तो मेरे पास क्या आया था, 2i = π/2। तो और यहीं पे हमें क्या दे रखा है, ये वैल्यू i, ये क्या माना था मैंने, ये मेरा i था, तो मेरे पास क्या आएगा, i = π/4, जो कि यही गिवन है। सेम प्रॉपर्टी पे आप ये कर सकते हैं, सेम x के लिए आप यूज करेंगे। आप जैसा कि अभी हमने इस वाले के लिए किया था, इस वाले डेफिनेट इंटीग्रल के लिए किया था, उसी सेम स्टेप पे, सेम सब कुछ सेम, आप इसको भी π/4 के इक्वल ला सकते हैं। अब देखते हैं ये कैसे है, इसमें कैसे यूज हो रहा है। अब हमने ये जो दो प्रॉपर्टीज, ये जो दो फॉर्मूले यूज किए हैं, ये जो निकाले हैं, ये जो रिजल्ट है, इनको जब एग्जाम होता है तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कि ये कहां से आए। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में cos पावर n से मल्टीप्लाई, नहीं, 1/cos पावर n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, डिवाइड, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये cos आएगा, यहाँ cos आएगा और यहाँ सेम आएगा, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये रहा 1, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे दोनों, और ये रहा 10, ये रहा 10, और बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। ओके, अब अगर इसमें मैं इस वाले में 1/sin पावर n x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेरा कॉट बना देगा। हो गया क्लियर। अब क्या करना है,
अब अगर मैं इन दो फॉर्मूलेज में अगर 10 कॉमन ले लूं, मैं क्या कॉमन ले लूं, 10 कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा 0 to π/2 1, मैंने 10 raised to the power nx को कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1/10 पावर n प्लस 1 dx। अब 1/10 raised to the power n x क्या होता है cot x, तो ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया cot पावर n x, और तो ये ही हमारा क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है। सेम इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, इसमें मेरे को क्या लेना है, इस वाले एक्सप्रेशन में मेरे को कॉमन क्या लेना है cot raised to the power n x, सिंपल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। तो ये जो 6 फॉर्मूलेज हैं वो बहुत ही यूजफुल हैं, इनको आप हमेशा याद रखिए। और सबसे ज्यादा आपको याद रखने वाली चीज है वो है a to b f(x) f of x प्लस f of a plus b minus x is equals to b minus a/2, ये होती है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और प्रॉपर्टीज। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज है। सबसे जो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो सबसे पहले आप उसे आगे करते जाइए। आपको जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देता हूं कि आप इसे ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। साथ के साथ अगर नहीं किया हो तो साथ के साथ करें मेरे साथ, और जाने के कहाँ आपसे गलती हुई है या आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो कि है 1 माइनस एक्स बाय एक्स। हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, वो क्या है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 to b लॉग 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस लॉग 0 to 1, यहाँ पे 0 to 1 है, लॉग x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा, वो क्या है 0 to a वाली, 0 to a वाली, वो क्या थी f(x) dx, हमारा क्या था 0 to a f of a माइनस x क्या होता है dx होता है। अब यहाँ पे मैं किस एक्सप्रेशन में लगाऊंगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें यूज करूंगा, कैसे कि ये जो एक्सप्रेशन है 0 to 1 log 1 माइनस एक्स dx, मैं क्या करूंगा, हर x की जगह मैं क्या लगा दूंगा a माइनस एक्स। यहाँ पे a क्या है, a इक्वल्स टू 1 है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वल होगा 0 to 1, सेम, ये तो सेम रहेगा। अब f ऑफ x की जगह क्या यूज करूंगा, हर x की जगह a माइनस एक्स, a मतलब 1, तो मैं हर x की जगह 1 माइनस एक्स को यूज करूंगा, तो log 1 माइनस, अब x आ गया तो क्या यूज करूंगा 1 माइनस एक्स dx। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 to 1 log 0 to 1, थोड़ा इधर 0 to 1 log, अगर आप गौर करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इस माइनस की वजह से ये माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, जो कि मेरा क्या आएगा log x। ओके, log x dx। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 log x dx, और ये तो मेरे पास है ही माइनस 0 to 1 log x dx। अब दोनों ही सेम एक्सप्रेशन है, सेम वैल्यू देंगे तो कैंसिल आउट, तो मेरे पास जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो क्या निकल के आएगा, वो मेरा 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो देखा इसमें ये जो प्रॉपर्टी यूज हुई, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, वो यूज हुई। अगर आप बिना प्रॉपर्टी 4 के यूज करते तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी होती है। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बिना प्रॉपर्टी 4 या 5 या जो भी प्रॉपर्टीज आपने सीखी उसको यूज ना करके आप इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाएगा। वहीं आपने प्रॉपर्टी यूज करी तो कितना ये इजी बन गया। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को।
एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी अगर आप अच्छे से देखें, जाहिर सी बात है इसमें भी प्रॉपर्टी यूज होगी। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कब यूज होगी, कौन से स्टेप पर यूज होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो सीधा आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, आपको पता चल जाएगी। जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद से जान जाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी अब मैं यूज कर सकता हूं। तो मेरा आंसर आ गया sin x प्लस cos x dx। अब अगर आप एक चीज यहीं पे ऑब्जर्व कर लें कि अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि 0 to π/2 जब भी आपको ऐसे दिया हुआ हो तो आप हमेशा, और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हो तो आप हमेशा याद रखें कि ये जो प्रॉपर्टी है 0 to a वाली fx, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन सब में। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि पहला तो यहाँ पे π/2 या पाई ऐसा एंगल दिया हुआ होता है जिससे जब भी हम ये करेंगे a मतलब π/2 या π/4 माइनस x करेंगे तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, क्योंकि तो वो किसी ना किसी एक में कन्वर्ट हो जाती है। कॉस साइन में हो जाती है, साइन कॉस में हो जाती है, और डिनोमिनेटर ऐसा बनाया हुआ होता है क्वेश्चन में जो कि आपको लगता है कि डिफिकल्ट है सॉल्व करना, बट वो भी सेम ही डिनोमिनेटर निकल के आता है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जब भी 0 to a या a to b वाली हो और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो यूज हो रहे हो, तो आप इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज करें। 0 to a या आप जनरल फॉर्म लें 0a to b fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ओके, जो भी आप जैसे भी जनरल प्रॉपर्टी का यूज करें वो प्रॉपर्टी 5 का आपको फिर से मैं दिखा देता हूं कि क्या प्रॉपर्टीज थी 4 और 5। तो 4 हमारी ये थी, और ये हमारी देखा ही था आपने एप्लीकेशन कितनी यूजफुल है, और 5 हमारी ये थी। ठीक है, समझ आया? हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था ये सिंपल सा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास π/2 ऐसा कोई एंगल भी दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, तो मैं सीधी प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो a sin x प्लस b cos x बाय sin x प्लस cos x dx। अब मैं प्रॉपर्टी जो मेरी है प्रॉपर्टी 4 का यूज कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टी 4 से जो i है वो सेम ही रहेगा, इसकी भी वैल्यू i ही रहेगी। π/2 a sin π/2 माइनस x, जो कि क्या हो जाता है मेरा cos x। तो मैं सीधा लिखूंगा, ये cos x हो गया। cos π/2 माइनस x क्या हो जाएगा? sin x भी sin x हो गया, क्योंकि π/2 माइनस x जो कि है मेरा फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें पड़ेगा, जहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो साइन मेरा कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस मेरा साइन में चेंज हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो मेरा एज इट इज रहेगा। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड तो मेरा ये 2i इज इक्वल्स टू, ऐड करने पे क्या आ गया, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। अब डिनोमिनेटर तो मेरा सेम है, cos x प्लस साइन x, सिंपल cos x प्लस साइन x dx। अब अगर a और a कॉमन लूंगा, अगर a तो मेरा क्या आएगा, साइन x प्लस cos x। सेम b के लिए भी b कॉमन लूंगा तो cos x प्लस साइन x, और बोथ एक्सप्रेशन में से साइन x प्लस cos x को अगर कॉमन लिया तो मेरे पास ये फैक्टराइजेशन निकल के आ गया, जिससे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाय a प्लस b, जो कि फिर मैं फर्दर सिंप्लीफाई उसके आगे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो जो मेरे पास बचेगा वो a प्लस बी ही बचेगा, और जिसका मैं इंटीग्रेशन करूँ a प्लस बी, जो कि क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx, जो कि क्या होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय π/2। ये मैंने रखिए, तो a प्लस बी इंटीग्रेशन यहाँ क्या है 1 है। अब 0 to π/2 1 dx क्या होता है x, लिमिट लगेगी 0 to π/2 लिमिट लगेगी। फिर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का यूज करूंगा मैं, उससे मेरा क्या आएगा π/2 आएगा। तो 2i मेरा क्या आया a प्लस बी π/2। तो मेरे को तो i की वैल्यू चाहिए, तो i कुछ नहीं आएगा, a प्लस बी π/4 आ गया। तो ये क्या होगा मेरा आंसर होगा फाइनल। ओके, तो अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो ये है, मैं आपको 10 होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा जो कि इस लेक्चर से रिलेटेड है। कुछ मैंने करा रखी है जिससे कि आपको, वो मैं फिर से दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ नई प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ये जो 5 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं वो कैसे यूज करें, वो कैसे कहाँ किस स्टेप पे यूज होंगी, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने ये 10 प्रॉब्लम्स को सेट किया है। तो देखिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये तो मैं करा ही चुका हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड क्वेश्चन ये भी करा चुका हूँ, ये जो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एवेल्युएट करना है। ये भी अभी जस्ट कराया है। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चंस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये जब क्वेश्चन करें तो आप अपनी तरफ से करें कि आपने एक लेक्चर ले लिया, फिर आपने जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो अपने खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो आप फिर से लेक्चर देखिए, कहाँ आप फंस रहे हैं वो समझिए। फिर भी ना समझ में आए तो इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ बात बताऊंगा जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं या आपके जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाए उससे। तो अभी तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए जो नए हैं, लेकिन इनमें सीधा सीधा क्या यूज हो रही है, प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि नहीं इस टॉपिक से नहीं है, कि आगे वाले टॉपिक से नहीं, ये प्रॉपर्टी से भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि आप प्रॉपर्टी का यूज करें कि कैसे इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है, और कैसे ये क्वेश्चन इन 5 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टीज के थ्रू हो जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला याद कर रहे होंगे जरूर। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जो 5 प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं उन्हीं का यूज करें, जिससे कि आपको ये प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो, प्लस अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे कोई कैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा वो भी लगाना आए, वो भी सीख जाएं। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ट्राई करिए। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेक्चर को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपको इस जो लेक्चर है इससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपने लेक्चर से जाना, क्या आप लेक्चर से समझे, कहाँ पर आप क्वेश्चन करते हुए फंसे, वो सब आपसे निकल के आएगा। आप वहाँ पे दोबारा से उन पॉइंट्स को नोट करिए, उन पॉइंट्स को दोबारा से देखिए कि कैसे आप और एफिशिएंट और फास्ट एग्जाम में कैसे कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन, ये 9 और ये रहा लास्ट 10th क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से हो जाएंगे, बस आपको यूज करनी है। तो अब आया लास्ट, तो आप इस जो हमारी 45 क्रैश कोर्स वाली जो सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप रजिस्टर करिए इस लिंक पे। ये लिंक आपको क्या देगी, ये सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। आप यहाँ पर जाइए, रजिस्टर करिए जेई टेस्ट फ्रूटर AI पे, आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी ग्रोथ देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर आपको कोई भी लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी डाउट है सब्जेक्ट वाइज, आपकी स्टडीज से रिलेटेड कैसा भी, तो आप साथ ही qr.web.app पे जाइए
और वहां पर अपनी क्वेरीज पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और इन सब को करने के लिए हाउ टू के कैसे करें, कैसे रजिस्टर करें, कैसे क्या करना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, fruiter.ai नेम से है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो मिलेगी, और आप इजीली कैसे रजिस्टर कर पाए, कैसे कहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में आप आई होप जो भी आए हुए हैं, आप जितने भी अभी इस लेक्चर में प्रेजेंट हैं, आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे उसे विराम देते हैं, और आई होप आपने आज के लेक्चर से कुछ ना कुछ नया ही सीखा हो। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ओके, तो यहीं पे मैं अपने लेक्चर को विराम देना चाहूँगा, और थैंक यू जितने भी आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू।